नमस्कार, सिटीजन्स वॉइस शो में आप सबका स्वागत है। इससे पहले कि मैं चैनल पे अपनी खबर शुरू करूं, सिटीजन्स वॉइस शो आपका शो है, आवाम का शो है, जनता का शो है, लोगों का शो है। इसको ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें और लोगों में भी शेयर करें, मित्रों और रिश्तेदारों में भी शेयर करें, क्योंकि हम जनता की आवाज़ हैं, आपकी आवाज़ हैं और आपकी आवाज़ को लोगों तक पहुंचाना ही हमारा कर्तव्य है। हम कोई आपसे आर्थिक सहायता की उम्मीद नहीं करते। सिर्फ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बटन ऑन करें। आज हमारे साथ फॉर्मर मिनिस्टर राजेंद्र पाल गौतम जी, चेयरमैन एआईसीसी शेड्यूल कास्ट कमेटी के बैठे हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका राजेंद्र पाल शुक्रिया। गौतम जी। जय भीम। और वंचित समाज के लोगों की लड़ाई, बहुत लंबी लड़ाई आपने लड़ी। आप आम आदमी पार्टी में भी थे, एमएलए थे, फिर मिनिस्टर रहे और किसी कारणवश आपने वहां से रिजाइन कर दिया था। उसके बाद लोकसभा इलेक्शन में आपकी अग्रिम भूमिका रही और ईस्ट दिल्ली में आपके बहुत सारे वोट कांग्रेस पार्टी को मिले और उसके बाद आपने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। अब आप चेयरमैन हैं एससी डिपार्टमेंट के। पूरे भारतवर्ष का जो कामकाज है वो आप देख रहे हैं, लोगों की नजर आप पे बनी हुई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी लीडरशिप से कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। और आज की परिचर्चा जो है वोटर अधिकार यात्रा से शुरू करूंगा मैं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जिस तरीके से इल्जाम कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं पर, स्टालिन पर, अखिलेश यादव पर लगाए हैं, उस पर भी आऊंगा। और पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, एक राहुल गांधी का आज एक रिक्वेस्ट आया है कि वोटर अधिकार यात्रा उन्होंने अगस्त 17 को अनाउंस की है वोट चोरी को रोकने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग, यहाँ पे दिल्ली में भी देखा मैंने, बहुत सारे आरडब्ल्यूए की मीटिंग करके, चाहे इनके सुनील बंसल हों या और जनरल सेक्रेटरीज हों, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए राहुल गांधी कैसे चुनावी प्रक्रिया को बदनाम कर रहे हैं, ईसीआई को बदनाम कर रहे हैं। पहले मैं उनका आपको अभिभाषण बता देता हूं उनकी, जो वोटर अधिकार यात्रा के बारे में, और उसके बाद मैं आपसे पहला वक्तव्य लेता हूं। तारीख हम बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पर निकल रहे हैं। वन मैन वन वोट का जो आइडिया है, संविधान को बचाने का जो आइडिया है, उसके लिए हम और हमारे साथ बिहार के सारे युवा एक साथ निकलेंगे और वोट चोरी को रोकने का काम करेंगे। इस लड़ाई में बिहार के युवाओं की जरूरत है। सारे के सारे युवाओं को हमारे साथ जुड़कर संविधान की रक्षा करनी चाहिए। धन्यवाद। तो ये जो राहुल गांधी ने एक जारी किया है, जवान, वर्कर्स यानी कि श्रमिक और किसान और हर वो सिटीजन जो वोट चोरी के लिए खड़ा होना चाहता है, इस मूवमेंट को ज्वाइन करना चाहता है, क्या उम्मीद है आपको बिहार चुनाव से पहले वोट चोरी पर, एसआईआर पर कितना बड़ा आंदोलन कांग्रेस पार्टी खड़ा करेगी? मैं समझता हूँ ये केवल कांग्रेस पार्टी का आंदोलन नहीं है। कांग्रेस पार्टी का आंदोलन कह के हम इस आंदोलन को छोटा कर देते हैं। ये आंदोलन बेसिकली भारत को बचाने का, भारत के प्रजातंत्र को बचाने का, भारत के संविधान को बचाने का आंदोलन है। या आप ये भी कह सकते हैं कि ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई है। एक लड़ाई थी सामाजिक, राजनीतिक राजनीतिक आज़ादी की लड़ाई, लेकिन अभी सामाजिक और आर्थिक आज़ादी बाकी है। आप देख रहे हैं किस प्रकार देश के अंदर 100 परिवारों के हाथ में ही भारत का लगभग 40% धन है और 10% लोगों के पास देश का 90% धन है। तो जो एक ताकत, वन मैन वन वोट वन वैल्यू, ये जो हर एक इंडिविजुअल को वोट का अधिकार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया। आपको याद होगा कि 1919 के अंदर साउथ बोरो कमीशन आया, 1928-29 में साइमन कमीशन आया, उनको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने ज्ञापन दिया था। ज्ञापन इसलिए दिया था, उससे पहले वोट डालने का अधिकार इनकम टैक्स पेई को, बड़े जमींदारों को और ग्रेजुएट्स को था। तो बाबा साहेब ने कहा कि हमारे लोगों को मनुस्मृति के चलते, मनुस्मृति की वजह से हमारे लोगों के पढ़ने पर, ज्ञान पर धार्मिक बंदिश थी, संपत्ति रखने पर, व्यापार करने पर धार्मिक बंदिश थी। तो हमारे लोग ना ग्रेजुएट बन पाए, ना व्यापारी बन पाए, ना इनकम टैक्स पेई बन पाए, ना जमींदार बन पाए। तो उन्होंने जो ज्ञापन दिया, और उस ज्ञापन के बाद 1930, 31, 32 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरी अंग्रेज सरकार को, रैमसे मैकडोनाल्ड जो प्रधानमंत्री थे, उनको और उनकी पूरी कैबिनेट को, पूरी संसद को, तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस बात को मानने के लिए मजबूर किया। मजबूर नहीं, मैं कहूँगा तैयार कर दिया कि देश में सभी लोगों को ये वोट का अधिकार मिलना चाहिए और सबके वोट की कीमत बराबर होनी चाहिए, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, अमीर हो या गरीब हो, मजदूर हो या किसान हो, स्त्री हो या पुरुष हो। और अंग्रेज सरकार झुकी
डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की बात को मान के 1935 का जो अधिनियम बना, 1935 एक्ट, उस एक्ट के माध्यम से सीटें भी रिजर्व की और साथ में उनके लिए उनको वोट का अधिकार दिया। आज कहीं ना कहीं पूरे देश में वोट की चोरी हो रही है। वोट की क्या, पूरे इलेक्शन की चोरी हो रही है। आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा चुनाव तक, पिछले लोकसभा चुनाव 2019 से इस बार के 2024 के लोकसभा चुनाव तक महाराष्ट्र में कुल नए वोटर जुड़े 32 लाख। और लोकसभा चुनाव के बाद, 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद 5 महीने के अंदर विधानसभा चुनाव आने तक 5 महीने के अंदर 42 लाख वोटर और बन गए। 5 साल में बनते 32 लाख और 5 महीने के अंदर और जुड़ गए उसमें 42 लाख। तो ये नए वोटर इतने बड़ी मात्रा में आए कहां से? क्योंकि ये तो अप्रत्याशित है, कहीं हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन ये हुआ है महाराष्ट्र के अंदर। इसका मतलब फर्जी वोट बना के वोट चोरी हो रहा है। 5 बजे तक जो डाटा इलेक्शन कमीशन देता है किसी भी बूथ पर, और उसके बाद अचानक ही वो 7%, 8%, 10% की बढ़ोतरी कहां से हो रही है? ये सब, ये वोट चोरी नहीं है तो क्या है? और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि जो जो चुनाव के जो वोटिंग लिस्ट जो जारी होती है 1 महीने पहले चुनाव की डेट से, उसमें जिनके नाम होते हैं वो भी फिर अचानक जब चुनाव के वाले दिन देखते हैं, जब वोट की लिस्ट जो रिटर्निंग ऑफिसर के पास होती है, तो हजारों लोगों का उसमें भी नाम नहीं होता। आपको पता है पीपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट के अंदर किसी की भी वोट काटने की सूचना रजिस्टर्ड पोस्ट से उसको देनी होती है, लेकिन कोई इलेक्शन कमीशन नहीं दे रहा। अब जिस व्यक्ति को, पहली बात तो उतना आदमी चिंतक होना चाहिए, उतना जागरूक होना चाहिए कि वो 1 महीने पहले जो लिस्ट आती है उस लिस्ट को भी जांचे कि मेरी वोट कटी तो नहीं है या नहीं है, सुरक्षित है नहीं है। तो इतनी जागरूकता कितने लोगों में? तो लोग सोचते हैं मैं तो पिछली बार भी डाली, मेरी वोट होगी। तो वो इतने लोग जागरूक नहीं होते कि वो 1 महीने पहले जो लिस्ट आती है उसको देख ले। और जो देख भी लेते हैं, अगर उनको भी जब वोट डालने जाते हैं वहां पता लगा उनकी वोट ही नहीं है, तो वो जो नई लिस्ट आई है वो रिटर्निंग ऑफिसर उसके अंदर उसकी वोट कट गई। तो जब इसकी हमने जांच पड़ताल की कि ये वोट कट क्यों रही है और किसकी कट रही है, जब इसका डाटा चेक किया तो सारी तमाम दलित बस्तियां और माइनॉरिटी की बस्तियां, मैक्सिमम वोट वहां कटती है। जहां स्वर्ण जाति के लोग रहते हैं वहां वोट नहीं कटती, वोट कटती है माइनॉरिटीज के जहां बस्तियां, दलितों की जहां बस्तियां या अति पिछड़ों की बस्तियां, वहां वोट कटती है। क्योंकि इन्हीं वर्गों में लोग जागरूक कम है। शिक्षा के क्षेत्र में भी ये लोग पीछे रह गए तो ज्यादा जागरूकता में भी कम है। और यही लोग हैं जो कहीं ना कहीं मनुवादी व्यवस्था से दुखी है, उनको वोट नहीं करना चाहते, तो जानबूझ के उनके वोट पे डकैती डाली है, वो वोट काटी जा रही है। और ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो हो रहा है, इसमें जिस तरह के दस्तावेज मांगे हैं, पहले तो आप ये देखो कि गरीब लोगों के पास, जो लोग छप्पर में रहते थे, उनके पास तो दस्तावेज संभाल के रखने की जगह नहीं होती। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं अगर आजादी से लेके 1990 तक की बात करें, तो देहात क्षेत्र में मेजोरिटी लोग गांव के अंदर कच्चे मकान में, और उसके ऊपर भी छान जो डली होती थी, छप्पर डला होता था, तो अपने दस्तावेज छप्पर में ऐसे फंसा के रख देते थे। बरसात आती थी, उसमें धीरे धीरे वो कागज गल जाते थे। और जहां तक बात रही जन्मपत्री की, तो मैं खुद 1968 में पैदा हूँ दिल्ली में, मेरी जन्मपत्री नहीं है। कितने लोग हैं जो जाके म्यूनसिपैलिटी में जाके जन्मपत्री बनवाए? ये तो अब चलन आ गया कि हर आदमी जागरूक हो रहा है, बनवा रहा है। पहले कौन बनवाता था? और दूसरा, देश के अंदर जो वंचित जातियां, विशेष रूप से जो दलित, आदिवासी, ये अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं जिनके पास खेत की जमीन नहीं है। अगर उनसे कहा जाए 1950 का पहले का दस्तावेज दो, वो कहां से लाएंगे? उनके पास तो कोई पेपर ही नहीं है, ना उनके पास जन्म पत्री है, ना उनके पास जमीन के पेपर है। और मकान भी, जहां वो कच्चे मकान बना के रह रहे हैं, अगर उस जमीन के पेपर मांगो, उस जमीन के पेपर उस पर नहीं है। जमीन सरकार की होगी या किसी किसान ने कह दिया होगा चल यार तू यहाँ बना ले अपना एक छोटी सी झोपड़ी, अब वो पेपर कहां से लाए? तो ये तो पूरी साजिश उनकी वोट को खत्म करने की, उनकी नागरिकता को खत्म करने की हो रही है। तो वोट चोरी कौन कर रहा है? अगर इस लड़ाई को, लोगों की वोट की रक्षा की लड़ाई को, अगर आदरणीय राहुल गांधी जी लेकर चल रहे हैं, तो मैं कहूंगा ये आजादी की दूसरी लड़ाई है। और इस लड़ाई में उनकी आजादी केवल उनके वोट की रक्षा की बात नहीं है, बल्कि उनका आर्थिक, राजनीति के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक आजादी की भी बात है। का जो आंदोलन चला था जी उसमें जी राजनीतिक
बोलिए बोलिए। उसमें राजनीतिक आजादी की बात है, आर्थिक और सामाजिक आजादी की लड़ाई तो राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, जिसकी जितनी संख्या उसका उतना हक। तो ये लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है और पूरे देश के अंदर ये बहुत बड़ा मूवमेंट बन रहा है। अगर इसके खिलाफ बीजेपी के नेता के इधर उधर का झूठ फैलाने की कोशिश कर भी रहे हैं अगर, तो वो सफल नहीं होंगे, क्योंकि सच सच रहेगा और झूठ झूठ रहेगा। बिल्कुल। मैं दूसरी खबर पे आता हूं। आज हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में खबर आई कि बीजेपी ने ये कहा है कि राहुल गांधी की सीट, प्रियंका गांधी की सीट और एमके स्टैलिन, रायबरेली, वायनाड, कन्नौज में जिसमें अखिलेश यादव थे, और डायमंड हार्बर की सीट हो गई अभिषेक बनर्जी की। अब वहां पर भी इनकम्बेंट लेजिस्लेचर जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूंसी के कह रहे हैं कि वहां फेक वोटर्स पड़े। अब बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है, मैं आपको वक्तव्य भी सुना देता हूं जो उन्होंने कहा है। अखिलेश जी की, तो अखिलेश जी के भी यहाँ पर काफी 2,91,798 डाउटफुल वोटर हैं। कितने? अखिलेश जी के यहाँ पे 2,91,798 डाउटफुल वोटर हैं। अब आप ये कह रहे हैं कि 2,91,700 वोटर्स जो हैं अखिलेश यादव की सीट कन्नौज पर डाउटफुल है, तो अभी तक आप सो रहे थे? आपने इसको उजागर क्यों नहीं किया? डुप्लीकेट वोट की बात हो, फेक एड्रेसेस की नहीं बात हो। जी, इसमें कहानी दूसरी है जी, वो गलत नहीं कह रहे, वोट तो बढ़ा है, लेकिन वो वोट बढ़ा इनको हराने के लिए था। अभी उन्होंने केवल कुछ मुख्य चेहरों की चुनाव क्षेत्र का तो बता दिया। पूरे भारत के लोकसभा चुनाव सीटों पर काफी बड़ी मात्रा में कुछ जो विपक्ष के बड़े नेताओं को हराने के लिए स्पेशली वहां फर्जी वोट बनाया गया होगा, क्योंकि बीजेपी माहिर है इस काम में। इलेक्शन कमीशन उनके इशारे पे काम करता है। तमाम अधिकारी डर की वजह से पूरी तरह बीजेपी के कंट्रोल में है, उनकी हिम्मत नहीं है वो अमित शाह जी की बात को टाल दें। आज तमाम जांच एजेंसी, तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, लगभग सब पे बीजेपी का कब्जा हो गया है, आरएसएस का कब्जा हो गया है। तो अगर इन सारे चुनाव क्षेत्रों में, जैसा कि मिस्टर अनुराग ठाकुर बोल रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि वो इतना तो सही कह रहे होंगे कि वोट बढ़ा है। वोट तो इन्होंने बड़े बड़े सारे नेताओं को हराने के लिए इस तरह के वोट बनाए होंगे, लेकिन जब पूरा समाज इंडिया गठबंधन के साथ संविधान को बचाने के लिए एकजुट हो गया और इंडिया गठबंधन के नेताओं को जिताने के लिए वोट कर रहा है, तो उनके फर्जी वोट हराने के लिए जो बनाए गए उसके बावजूद भी वो जीत गए। इसीलिए लोग चुप थे। लेकिन जब ये डाटा निकल के आया इन्होंने कितना भारी वोट फालतू बनाया है, तो आज ये उन सीटों को, चुनिंदा सीटों को निकाल के बता रहे कि यहां भी बढ़ा है। इलेक्शन कमीशन किसका? जी, सारे अधिकारी किसके? सरकार किसकी? सरकार आपकी। इलेक्शन कमीशन जो काम कर रहा है आपके लिए कर रहा है। इलेक्शन कमीशन जितने ज्यादा चरणों में चुनाव करवा रहा, पहले कभी नहीं होता था, वो केवल मोदी जी के कन्वीनियंसी के हिसाब से डेट तक कर रहा है, ताकि उनका वोट मैनेजमेंट, बूथ मैनेजमेंट और चुनाव प्रचार उनकी कन्वीनियंट के हिसाब से तय कर रहा है। और इतने ज्यादा चरण में चुनाव कराने का मतलब है कहां कहां गड़बड़ी कराने उनको टाइम मिल जाए। तो पूरा का पूरा साजिश की गई है। उस साजिश के बावजूद अगर वो लोग 240 पे रुके हैं, बेईमानी सब तरह का छल कपट करने के बाद, इसका मतलब सच्चाई है कि वो 169 सीट पे रुक गए थे। ये तो इतने तमाम बड़े पैमाने पे बेईमानी करके 240 तक पहुंचे हैं, क्योंकि सारे अधिकारीगण इनके इशारे पे काम कर रहे हैं, किसी की हिम्मत नहीं इनके इच्छा के खिलाफ चला जाए। इलेक्शन कमीशन इनकी जेब में है। आप देखो, कभी भी इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछते तो बीजेपी के प्रवक्ता जवाब देते हैं, और बीजेपी से पूछते हैं तो इलेक्शन कमीशन जवाब देता है। ये तो मिले हुए हैं, दोनों एक हैं। सारी जांच एजेंसी इनके साथ है आज। यहां तक कि कई बार तो कोर्ट के जजमेंट देखिए, कोर्ट के जजमेंट के अंदर न्याय नहीं दिखता। ऐसे में ये जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है ये और बड़ी हो गई है, क्योंकि अब इसमें वोट चोरी को भी रोकना है, इसमें सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक न्याय भी करना है, क्योंकि शिक्षा महंगी करके शिक्षा छीन ली, सारे पीएसयूज बेच के फोर्थ क्लास एम्प्लॉयमेंट को पूरी तरह से बंद करके ठेके पे देके ठेकेदारी प्रथा लाकर ऊपर से लेटरल एंट्री, यानी कोई काम इन्होंने नहीं छोड़ा जिससे अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, माइनॉरिटीज को कमजोर ना किया जा सके। वो हर हथकंडा ये अपना रहे हैं। और विपक्षहीन ये एक राजनीति करने की कोशिश इन्होंने की है। लेकिन भलाओ देश की जनता का, देश की जनता सच को जान रही है और इनको जवाब देने के लिए तैयार हो गई है। कमीशन कानून को नहीं मानता, संविधान को नहीं मानता, फिर किससे उम्मीद करें? इसलिए इस लड़ाई को तो लड़ना पड़ेगा। और आदरणीय राहुल गांधी जी
पूरे देश में मजदूरों की, किसानों की, दलितों की, पिछड़ों की, वंचितों की, अल्पसंख्यक की, यहाँ तक कि सबकी वोट की चोरी रोकने का जो आंदोलन छेड़े हैं, ये जन आंदोलन आजादी का दूसरा सबसे बड़ा आंदोलन होगा और मजबूती से इसको हम लोग सब ताकत देंगे। एक खबर मैं आपको और दिखाना चाहता हूं हरियाणा की। इसमें एक ईवीएम का रिकाउंट सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट। ये मामला सारा जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ओएसडी रजिस्ट्रार ने इसको रिकाउंटिंग कराई सारे बूथों पर, और फिर जो कैंडिडेट हारा हुआ था मोहित कुमार, उसका जब वोट काउंट होता है तो उसका वोट निकलता है 1300, 1051, और जो आदमी जीता हुआ था उसका वोट निकलता है 1000। मतलब कि बड़ा क्लियरली 2022 का ये सरपंच का पोल था, और कुलदीप सिंह को पानीपत के बुआना लाखों गांव में विजयी घोषित किया गया था। और उसके बाद एक बूथ को लेकर वो अपील करते हैं, और अपील हाई कोर्ट तक जाती है, फिर सुप्रीम कोर्ट तक जाती है, और जस्टिस सूर्यकांत के ऑर्डर से ही इसका रिकाउंटिंग होता है। तो जो ईवीएम वाली बात हम लोग कर रहे थे 2024 के इलेक्शन से पहले, और सुप्रीम कोर्ट में आप भी रहे, हम भी रहे, हम लोगों ने ईवीएम पर तमाम तरीके की दलीलें दी, एडीआर भी हमारे साथ था, और उसके बाद 3 चरणों के इलेक्शन के बाद उसको निरस्त कर दिया जाता है। तो क्या इलेक्टोरल रोल का मामला, क्योंकि सबसे बड़ा मामला है, क्योंकि वहीं से सारी चोरी शुरू हो रही है, तो ईवीएम के मामले को भी साथ में रख के उठाना चाहिए, क्योंकि ईवीएम में भी तो खेला हो रहा है, जैसे नहीं, कि दोनों हरियाणा को के। साथ में उठाने की जरूरत है, क्योंकि ईवीएम में मशीन के अंदर जो माइक्रो कंट्रोलर चिप है उसका सोर्स कोड किसके पास है, उसमें प्रोग्रामिंग कौन करता है, जो करता है वो तो आउटसोर्स है। एक आउटसोर्स आदमी कर रहा है तो क्या गारंटी है कि वो बिका नहीं होगा। और दूसरा, जब विड्रॉ करने की डेट चली जाती है, खत्म हो जाती है, कैंडिडेट फाइनल हो जाते हैं, तो उनका जो सिंबल डालता है, जो 2 फाइल डालता है प्रोग्रामर आके, उनका इंजीनियर आके, जो आउटसोर्स इंजीनियर है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जिसके पास सोर्स कोड है, वो आके डालता है, 2 फाइल नहीं डालता, कैंडिडेट फाइल, एक टाइम फाइल, और उसमें जो टाइमर लगा है, टाइम क्लॉक लगा है, ताकि कितनी तारीख को कितने बजे से कितने बजे तक वोट चोरी करवानी है, ये बिना टाइम क्लॉक के संभव नहीं था। क्योंकि सुबह सभी जो बूथ इंचार्ज होते हैं सभी पार्टियों के, उनको मॉक पोल करवाया जाता है। तो उस वक्त अगर चोरी अगर मशीन के अंदर परमानेंट कर दी गई है तो फिर तो पकड़ में तुरंत ही आ जाएगी। लेकिन इसलिए टाइमर लगा है, इसलिए टाइम क्लॉक लगा है, ताकि कितने तारीख को कितने बजे से कितने बजे तक चोरी करानी है ये संभव हो जाए। सही। और वो हो रहा है। जी। अगर वो कह रहे हैं मैं हैकाथन करा रहे जी, आप कोई पार्टी आके कर ले, यानी आप मशीन आपको मिलेगी नहीं, आप बैठ के उसके नजदीक बैठ के करो, ऐसे कैसे हो जाएगा? जब पूरी प्रोग्रामिंग उसके अंदर जो करने वाला आदमी जिसपे सोर्स कोड है उसने कर दी है आपके सारे पे, तो हैकाथन की जरूरत ही नहीं है, हैकिंग की तो जरूरत ही नहीं है ना। अगर उसमें कर दिया वोट वाले दिन सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक जो भी वोट डले, हर तीसरी वोट फला पार्टी को जाए, बीजेपी को जाए, तो वो तो जाएगी, क्योंकि वो प्रोग्रामिंग में कर दिया। जैसे कैलकुलेटर होता है 2 + 2 × 4, अगर वो 2 + 2 को प्रोग्रामिंग में 5 कर दिया जाए तो 5 आएगा। बिल्कुल। तो प्रोग्रामिंग ही अगर ये कर दी कि हर तीसरी वोट बीजेपी को जाए, तो उसे कैसे पकड़ेंगे चोरी को? तो कोई तरीका ही नहीं है पकड़ने का। या तो आप मशीन दे इलेक्शन कमीशन, उसकी माइक्रो कंट्रोलर चिप को निकाल के एक्सपर्ट जांच करे तो पता लगेगा क्या प्रोग्रामिंग है। तो मशीन तो वो देते ही नहीं, टच ही नहीं करने देते। पूरी वोट की चोरी है, इसलिए बैलेट पेपर का वापस लाना जरूरी है। और ये लोग एक बहाना बनाते हैं कि पूरे बूथ कैप्चर होते थे। अरे पूरे इंडिया में कितने बूथ कैप्चर हुए होंगे? एक जगह 2 जगह केवल आता था सुनने को, यहाँ तो पूरे इंडिया का बूथ कैप्चर हो रहा है। वोट ही पूरी कब्जे में आपके, वोटिंग मशीन। तो इसलिए जी। आप सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाइए, लेकिन बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो निष्पक्ष ईमानदारी से चुनाव होगा। जो इलेक्शन कमीशन को फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव कराने की जिम्मेदारी है, उससे इलेक्शन कमीशन भाग रहा है। ये खुद ही वोट चोरी में शामिल है, तो वो कैसे सामना करेगा? ये तो अमेरिका के एलन मस्क ने भी कहा था कि जो भी मशीन है, कोई भी मशीन फुल प्रूफ नहीं हो सकती, क्योंकि वो आदमी द्वारा प्रोग्राम्ड होती है। अमेरिका हो, फ्रांस हो, बैलेट से चुनाव कराए जाते हैं। और जहां तक आपने देखिए, बूथ जब एलन कैप्चरिंग की मस्क ने बात कहा की। था आत्मजीत जी, जब एलन मस्क जी। ने कहा, तो उसके जवाब देने के लिए भी इलेक्शन कमीशन है कि हमारी मशीन नहीं है ऐसी। भाई तुम क्या अमेरिका से ज्यादा एडवांस हो? जापान से ज्यादा एडवांस हो आप? जो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं और जो पूरे इसका एक्सपर्ट, पूरी कंपनी का मालिक है, जो जो टेक्नोलॉजी में मतलब हाईएस्ट है, वो कह रहा है कि हर मशीन को किया जा सकता है।
तो आप कौन है ये कहने वाले कि जी हमारी यहाँ की मशीन नहीं कर सकती? तो इसका ये इसलिए कह रहे हैं, इसलिए इलेक्शन कमीशन बार बार सामने आके बोलता है क्योंकि वो खुद वोट चोरी में शामिल हो गया है। उनके कार्य से, उनके बिहेवियर से प्रतीत होता है कि वो खुद वोट चोरी में शामिल है। देखिए, राजीव कुमार जो पहले सीईसी थे, सुनने में आया कि उन्होंने माल्टा की नागरिकता ले ली है, भारत छोड़ के चले गए हैं या जाने वाले हैं। ज्ञानेश हाँ, ये कुमार बात गुप्ता सुनने तो में आ रही है। जी, और ज्ञानेश कुमार गुप्ता तो बात ही नहीं करते हैं। अब उनके घर में ब्यूरोक्रेसी में और एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे लोग हैं। आपने देखा जो ये 9 विधानसभा का चुनाव हुआ था परखल में, जब मोहन भागवत जी का वहां कैंप लगा था, योगी जी भी गए थे, और उसके बाद जो 9 विधानसभा का चुनाव हुआ कुंदरकी वगैरह में, आपने देखा किस तरीके से माइनॉरिटी को वोट नहीं डालने दिया। और जो आपने माइनॉरिटी और दलित और वंचित समाज की बात की, उसमें महिलाओं का भी जिक्र करना जरूरी है। बहुत सारे महिलाओं के वोट कटे हैं जो पलायन भी नहीं करती हैं। बिहार से इतनी महिलाएं कैसे पलायन कर सकती? घर बार छोड़ के चली गई, कहां चली गई? ये भी एक सवाल खड़ा होता है। मैं आप मैं कभी इसका सर्वे करेंगे तो पाएंगे कि वो महिलाएं भी सब पिछड़ी, दलित, आदिवासी, वंचित वर्ग की मिलेंगी। जी, इनफैक्ट मैं आपको एक और बताता हूं। मेरे पास रिकॉर्ड जो है थिरुसर का आया है, उसमें एक महिला जिसमें एक ही सीट जो भारतीय जनता पार्टी को मिली, वो कहती है कि मेरे नाम से 9 वोट पड़ गए, 9 वोट। वो कहती 9 फेक वोट्स वर रजिस्टर्ड फ्रॉम हर एड्रेस इन बीजेपी लोन केरला सीट। ये उनका आधिकारिक स्टेटमेंट है, इंडिया टुडे पे आज छपा है। मैं पवन खेड़ा के पे आता हूं। पवन खेड़ा ने अनुराग ठाकुर का ये जवाब दिया कि हमको 6 महीने लग गए माधेपुरा में 300 किलो का फिजिकल रिकॉर्ड चेक करने में, क्योंकि उसको डेटा स्कैन नहीं किया जा सकता था, स्कैन प्रूफ था, तो हमें एक एक मिलान वोट का करना पड़ा। अनुराग ठाकुर साहब ने इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट 6 लोकसभा की 6 दिन के अंदर कैसे निकाल दी? इसका मतलब है कि इलेक्शन सत्ता कमीशन पक्ष मिला के हुआ पास है। इसका मतलब जो जी इलेक्ट्रॉनिक डाटा हम मांग रहे हैं हमें देने से इनकार कर दिया और उनको दे दिया वो। दूसरा, मैं आपको आत्मजीत जी एक बात बताता हूँ। पिछले चुनाव में, जैसा भी आपने एक सरपंच के चुनाव का बताया, सरपंच के चुनाव में तो बहुत बड़ा घालमेल होता है, जिसको जिताना होता है डीएम जिता देता है। लेकिन यहाँ तो जो लोग लोकसभा जीत गए, विधानसभा जीत गए, जीता डिक्लेयर कर दिया, सर्टिफिकेट नहीं दिया तो उनको बाद में हरा दिया। ऊपर से फोन आया और बीजेपी के हारे हुए आदमी को जिता दिया। ऐसी तो अनेकों सीट आई है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का ये है कि जो जिला पंचायत चुनाव या जो प्रधान का चुनाव होता है, चुनती जनता है, लेकिन उसको हटाने का अधिकार जो डीएम को है। ये तो मतलब प्रजातंत्र के साथ खिलवाड़ है, जनता के साथ धोखा है। चुनने का अधिकार जनता को, हटाने का जनता को नहीं है। एक ऑफिसर को उसको मतलब जनता के चुने हुए प्रतिनिधि को हटाने का अधिकार है। मुझे लगता है इसके अंदर भी बदलाव की जरूरत है। ये चीज जो आपने बोली, ये तो पंचायतों में भी है। कोई भी चुना हुआ व्यक्ति, डीएम, डीसी, एसडीएम के आदेश पे ये नए लॉज आ गए हैं जिसमें पंचायती राज को खत्म करने की पूरी कवायद है। डीएम, डीसी, एसडीएम जो भी इंचार्ज है ब्लॉक के, वो किसी को भी निरस्त कर सकते हैं। आपने पढ़ा होगा ये नए लॉज जो आ गए हैं, ये बहुत डेंजरस बिल्कुल वही मैं कह रहा हूं। जी। अब फेक वोट्स पे आते हैं। आपको याद है अजय राय मोदी जी से आगे चल रहे थे, उसके बाद तुरंत बाद बिजली कट जाती है, 2 घंटे काउंटिंग रुक जाती है, उसके बाद दोबारा काउंटिंग शुरू होती है और आपके मोदी जी चुनाव जीत जाते हैं। तो क्या बनारस का भी इलेक्ट्रॉनिक वोटर रिकॉर्ड मिलना चाहिए लोगों को? क्योंकि वहां भी बड़ा घालमेल हुआ पर है। देगा कौन? जिससे मांगा जा रहा है, जब वही बीजेपी के लिए काम कर रहा है तो उसको देगा कौन? किससे उम्मीद करें? जी, देखिए, जो भारतीय रखवाली जनता जिसकी पार्टी है, जी रखवाली करने वाला ही अगर चोरी शुरू कर दे, जिसके हाथ में तिजोरी की रखवाली है, वही तिजोरी से धन निकालना शुरू कर दे, तो फिर किससे उम्मीद करें? यहाँ तो चौकीदारी चोर है। मोदी जी ने कहा था मैं चौकीदार हूं देश का। हाँ, तो चोरी भी फिर वही कर रहे हैं। ये जो थिरुसर वाली बात थी, इसमें सीपीएम और कांग्रेस ने मिलकर सवाल खड़ा किया है। थिरुसर लोकसभा सीट में बीजेपी के एक्टर टर्न पॉलिटिकल सुरेश गोपी को चुनाव जिताने के लिए पूरी पुरजोर कोशिश की गई। सिर्फ फेक वोट्स की बात मैं नहीं कर रहा यहां पे। फॉर्मर कांग्रेस एमपी टीएन प्रतापन, जिन्होंने गोपी को 2019 का लोकसभा इलेक्शन हराया था, उनका कहना है कि बीजेपी बाहर से लोगों को लेके आई, उनको रेंटेड एड्रेसेस पे रजिस्टर कराया वोट। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक महिला जिसको पता भी नहीं है उसके घर में 9 लोग रहते हैं, उनका वोट रजिस्टर था। और इलेक्शन के दौरान भी
रिटर्निंग ऑफिसर को तमाम कंप्लेन करने के बावजूद, राहुल गांधी के मुश्किल को उठाने के बावजूद उनका चुनाव में पूरी धांधली हुई और सुरेश गोपी को वहां पे फॉल्स डिक्लेरेशन देने के बावजूद कॉन्स्टिट्यूएंसी में कि वो 6 महीने से रह रहे हैं और उनको चुनाव जिताया गया। अब आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी वहां पर हैं। केरल, तमिलनाडु और बिहार, ये स्टेट्स ऐसी स्टेट्स हैं जिसमें वोटर बहुत जागरूक है। ये ऐसा नहीं है कि आप चुनाव स्वीप करके चले जाएंगे। बहुत सारे अर्बन एरियाज हैं, अर्बन एरियाज में वोट नहीं पड़ता, किसी को पता भी नहीं है उनके नाम से कौन वोट डाल के आ जाए, मृतकों के कौन से वोट डाल के आ जाए। नई दिल्ली में तो आप चुनाव देखिए, लड़े हैं ये कई तो बार। अभी आपने बेंगलोर वाला वो देखा होगा जिसका डाटा राहुल जी ने जाहिर किया। माधेपुरा, वहां कई ऐसे मकान है, एक कमरे के मकान, जिसके अंदर 80-80, 60-60 वोट बने हुए हैं। और वहां फिजिकल सर्वे जाके कई सारे यूट्यूबर्स ने और टीवी चैनल वालों ने जाके सर्वे किया, तो पता लगा वहां तो 2 लोग रह रहे हैं, 4 लोग रह रहे हैं। इतनी जी। बड़ी चोरी खुलेआम हो रही है देश में, और इलेक्शन कमीशन बार बार डिफेंस में आता है कि कोई चोरी नहीं है। एक्चुअली कभी कोई चोर कहता है कि हाँ मैंने चोरी की है। प्रॉब्लम ये है बिल्कुल कि नहीं। जिसने चोरी की है उसी को कोठरी का रखवाला बनाया हुआ है। जिस चुनाव को फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव कराने की जिम्मेदारी दी है, वही चुनाव आयोग बीजेपी के लिए जिताने के लिए काम कर रहा है, तो फिर न्याय की उम्मीद किससे करें? इसीलिए राहुल जी जी, को ये 17 तारीख से वोट चोरी के खिलाफ यात्रा निकालनी पड़ रही है, ताकि पूरे देश को जागरूक करके इसको एक जन आंदोलन बनाएं कि लोग अपने वोट की रखवाली करने के लिए खुद खड़े हो जाएं। और आपको याद होगा माननीय कांसीराम साहब ने कहा था, जिस तरह अपनी बहन बेटी की इज्जत की रक्षा की जाती है, उसी तरह अपनी वोट की रक्षा करनी चाहिए। तो हर परिवार को चाहिए, हर व्यक्ति को चाहिए अपनी वोट की रक्षा के लिए इस वोट चोरी के खिलाफ होने वाले आंदोलन में सब लोग शामिल हों, इसको बड़ा जन आंदोलन बनाए, ताकि देश के संविधान और प्रजातंत्र को बचाया जा सके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिहार एसआईआर पर अभी जंग शुरू हुई है और इसमें 7 करोड़ 24 लाख जो वोट मतदाता ईसीआई की लिस्ट के हिसाब से सैंक्शन हुए हैं, उसमें भी 1/3 वोटर्स उसमें बड़ा मात्र घोटाला 2003। है। उसमें जी, भी जो फॉर्म जी, भर के आ रहे हैं उनमें सिग्नेचर नहीं है, किसी के डॉक्यूमेंट नहीं लगे, किसी का कुछ नहीं लगा। तो वो तो जल्दी में तुरंत में, चूंकि कोर्ट में केस डाला हुआ है, कोर्ट को दिखाने के लिए नहीं लोग टर्न आउट कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, भर रहे हैं। वो सारा डाटा खुद बनवा लिया इलेक्शन कमीशन ने। अगर फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाए तो उनमें आधे लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे हमसे तो पूछा ही नहीं कुछ। बिल्कुल। इसीलिए उनके और फॉर्म इसमें जो है बिना साइन किए हुए, बिना डॉक्यूमेंट वाले फॉर्म है उसके अंदर बड़ी मात्रा में। राइट टू डिटरमिन सिटीजनशिप आपने आखिरी पायदान पर बीएलओ को दे दी कि बीएलओ डिसाइड करेगा कि कौन सिटीजन है कौन नहीं है। आप जी इससे ज्यादा दुख की बात नहीं हो सकती। बीएलओ जानते हैं कौन लोग बीएलओ बनते हैं? बहुत सारे जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं, जो ना तो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ना ज्यादा उन्हें नॉलेज है, और टेक्निकल नॉलेज बिल्कुल नहीं है, ना के बराबर है, जिनको बहुत कम तनख्वाह मिलती है, ऐसे लोग बीएलओज हैं। ऐसे लोग को खरीदना कौन सी बड़ी बात होती है? उनमें कितने लोग बिक जाते होंगे, और जो जिनको आपने खुद बात काम की की समझ आंगनवाड़ी नहीं है, की, टेक्निकली इतने मजबूत नहीं है, पढ़े लिखे भी उतने नहीं है, घर से फाइनेंशियली भी इतने मजबूत नहीं है। ऐसे लोगों को अगर वोट की बनाने की जिम्मेदारी दी जाती है, उसमें कितने ईमानदारी से काम होगा, कितना उनको खरीदने की भी संभावना रहेगी, कौन उनको इन्फ्लुएंस कर रहा होगा, इसका जरा आकलन करके देखिए तो पता लगेगा कितना गड़बड़ हो रही है। और ये आंगनवाड़ी वर्कर्स जिनका आपने बात की, ये कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स हैं, ये परमानेंट एम्प्लॉइज नहीं है। अभी आंगनवाड़ी नहीं, को नौकरी तो है ही परमानेंट नहीं है, ये करने का भी नौकरी नहीं होती, इनको मानदेय कॉन्ट्रैक्चुअल दिया जॉब है। जाता है, नौकरी में किस उसमें लिस्ट में आता ही नहीं है ये। क्योंकि वो लोग कोर्ट गए थे अपने रेगुलराइजेशन के लिए, कोर्ट में सरकारों ने लिखित में दिया कि ये मानदेय है, ये नौकरी नहीं है, और उनको इतना कम पैसा मिलता है। उतने कम पैसे वाला आदमी से आप इतना सेंसिटिव काम, जिम्मेदारी वाला काम उनसे ले रहे हो, अपना आप में गंभीर सवाल पैदा करता है वो कितने बेचारे ईमानदार रहेंगे। उनको कोई डरा दे या उनको कोई लालच दे दे, जिनको थोड़ा बहुत ही पैसा मिलता है तनख्वाह के रूप में हर महीने। इसलिए ये बहुत सेंसिटिव मैटर है और इलेक्शन कमीशन को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। लेकिन क्या उम्मीद करें इलेक्शन कमीशन से, जो खुद ही लगभग हर काम वो कर रहा है जो बीजेपी चाहती है। जन आंदोलन से बिल्कुल। अलग कोई रास्ता देश के सामने बचा नहीं है। और आदरणीय जी, राहुल जी, गांधी जी जन आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, हम सबके लिए खुशी की बात है।
कि वो हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार है, और हम लोग भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई में हर प्रकार की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। जी, आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए राजेंद्र पाल गौतम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। शुक्रिया, धन्यवाद, जय भीम। नमस्कार।